ठीक है, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? तो बातें सुनाई दे रही हैं आप लोग को? देखिए खूब इत्मीनान से बैठिए, खूब इत्मीनान से, और देखिए डबल माइंड नहीं, फिर देखिए बार रोज समझाना पड़ रहा है इनको यार, मत बैठिए, एक जगह दिमाग रखिए। तो देखिए ऐसा है कि मैं आप लोग को कैपेसिटर्स और डायलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ा रहा था ना। तो कैपेसिटर और डायलेक्ट्रिक का एक बार मैं 5 मिनट में रिकैप मार दूँ और फिर मैं आगे चलूँ, ठीक है ना। कैपेसिटर डायलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ाते समय मैंने सबसे पहले, आज वो नहीं आए हैं, ठीक है छोड़िए, सबसे पहले आपको पढ़ाते समय मैंने बताया कि कैपेसिटर होता क्या है। तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट टू होल्ड चार्ज, एक अरेंजमेंट जिससे हम चार्ज को होल्ड करते हैं उसको हम कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है ना बेटा, क्लियर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कैपेसिटेंस क्या होता है। तो मैंने बताया कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज, मतलब चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी, ठीक है ना। फिर मैंने इस तरह से और डिफाइन किया कि इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर टू द राइज इन इट्स पोटेंशियल, ठीक है ना। और द टोटल चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर फॉर यूनिट राइज इन इट्स पोटेंशियल इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस, ठीक है ना। कंडक्टेंस की यूनिट बताई, डायमेंशन फॉर्मूला बताया। यहाँ तक की बात एकदम साफ है, एकदम क्लियर है, कोई दुविधा नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आगे का पॉइंट आपको बताया, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बताया, रेड रहिएगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद आपको मैंने बताया कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस 4πε0r है। इसको मैंने प्रूव करके भी दिखाया, इसको मैंने सिद्ध करके भी दिखाया। यानी एक स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा वो केवल उसके रेडिस्टेंस, केवल उसके रेडियस पर डिपेंड करेगा। ये बात मैंने आपको साफ कर, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट्स आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ गए, और नोट्स भी मिल गया आपको, ठीक है। वीडियो है ही, दोबारा रिवाइंड करके देखने के लिए। उसके बाद अगली बात मैंने आपको बताई कि फेराड इज़ टू बिग यूनिट, यानी फेराड बहुत बड़ी यूनिट है। इससे मेरा तात्पर्य ये है कि एक फेराड उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस होगा जिसका रेडियस अर्थ की रेडियस से भी बड़ा है। ये मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया, प्रूफ करके दिखा चुका हूँ। तो कोई भी कैपेसिटर होगा तो अर्थ पे ही ना होगा, तो अर्थ से तो बहुत छोटा होगा। जब अर्थ से बड़े कंडक्टर का भी कैपेसिटेंस 1 फेरेड से कम है तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए फेरेड एक कन्वीनियंट यूनिट नहीं है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम पिको फेरेड, नैनो फेरेड और माइक्रो फेरेड का इस्तेमाल करते हैं। ये बात क्लियर हो गई थी। उसके बाद मैंने आपको 3 तरह का कैपेसिटर बताया था। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हर बात दिमाग में ऐसे घूम रही है ना, दिमाग में रिमाइंड घूम रहा है ना, ठीक है ना। और जानिए 5 से 10 बार अगर ये रिमाइंड आपने घुमा दिया तो 5 से 10 बार मेरे सामने तो कह पाना हमेशा मेरा यहाँ रहना उपस्थित तो होगा नहीं, ठीक है ना, सिलेबस लंबा है। लेकिन 5 से 10 बार अगर आपने अकेले में इसको दोहरा लिया, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, पहली बार ही टाइम लगता है। तो ये बात आपको उतनी क्लियर हो जाएगी जितनी हम लोग को क्लियर है। हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है, जब क्लास में घुसते हैं तब सोचते हैं कि कहाँ तक पढ़ाए थे और क्या पढ़ा, ठीक है ना। ये स्टेज आपकी तब आ जाएगी जब कम से कम 10 बार आप आँख बंद करके उसको रिवाइंड मार देंगे। देखिए इसको 10 बार रिवाइंड कर लेंगे तो ये स्टेज आपकी हो जाएगी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और यही स्टेज जब आएगी तभी आपके सवाल धड़ाधड़ लगेंगे, ठीक है ना। और कॉम्पिटिशन्स में तो सवाल आप लगाते हैं तो बेसिक्स तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपके वैल्यू सिस्टम में होना चाहिए, बेसिक्स, ठीक है ना। उसके बाद कैलकुलेशन करना और उसमें उसका भी टाइम बहुत कम रहता है। ये बात तो एकदम वैल्यू सिस्टम में होनी चाहिए, इस तरह की बात। जैसे हम लोग के वैल्यू सिस्टम में क्लास में घुसे, जब आपने बोला ये पढ़ाना है पढ़ाना शुरू करो। अभी क्लास मैग्नेटिज्म का वहाँ लिया तो चलो ये मैग्नेटिज्म पढ़ाना है, बस एक बार सोचा कि मैग्नेटिज्म पढ़ाना है, पढ़ाना शुरू करो। वो जब 10 रिवाइंड कम से कम मारेंगे तब ये बात आएगी, बस समझ में आई, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगली बात देखिए, अगली बात मैं ये कह रहा हूँ आप लोग से कि फेरेड इज टू बिग यूनिट, ये डिस्कशन हो गया। उसके बाद ये डिस्कशन हो गया कि 3 तरह के कैपेसिटर हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कोई और मीडियम नहीं है तो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर कहेंगे। फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर।
फिर मैंने आपको बता दिया कि अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है, इनर प्लेट अर्थेंड है, आउटर प्लेट अर्थेंड है, दोनों केस में कैपेसिटेंस क्या होगा ये मैंने आपको दिखाया और बताया कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आप कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला दिया है, उसको फॉर्मूला रट लीजिए। लेंथ और एरिया ऑफ उसके क्या कहते हैं रेडियस के टर्म में दिया है, उसको आप रट लीजिए फॉर्मूला, ठीक है ना। न्यूमेरिकल देगा तो उनको अप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ तक की बात हो गई थी। फिर मैंने आपको कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बताया था कि कैपेसिटर्स को कंबाइन कैसे करते हैं और प्रूफ करके भी दिखाया था कि अगर n कैपेसिटर सीरीज में कंबाइंड है तो इनका रिजल्टेंट होगा 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/cn। और अगर n कैपेसिटर पैरेलल में कंबाइंड है तो इनका रिजल्टेंट होगा c = c1 + c2 + 1/cn। बात समझ में आ गई। जो फॉर्मूले हमारे रेजिस्टेंस के लिए हमने क्लास 9-10 में पढ़े थे या करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी रेजिस्टेंस के फॉर्मूले बताए गए थे, ठीक उसके उल्टा कैपेसिटर के कम्बिनेशन के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई बेटा, एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट बात आप ये देखिए कि कैपेसिटर जो होता है उसका प्रिंसिपल यानी किस सिद्धांत पे वो कार्य करता है, वो भी मैंने समझा दिया आपको। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सिद्धांत क्या होता है कि भाई एक प्लेट को चार्ज किया, मैंने करके बताया आपको, उसका पोटेंशियल बढ़ा, ज़्यादा चार्ज करने पे ये स्थिति आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की स्थिति अगर पैदा हो जाएगी बेटा, तो हम क्या करें कि चार्ज और वो ले लें लेकिन उसका पोटेंशियल राइज ना करे। पोटेंशियल राइज करेगा तभी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होगा, चार्ज इन्वायरमेंट में लीक करेगा। तो हमने आपको बताया गया एक प्लेट रख दी और सारे किस्से आपको समझा दिए थे, ये बात एकदम स्पष्ट होगी। तो यहाँ तक की बात अगर आप समझ गए तो समझिए कि आप 50% कैपेसिटर चैप्टर को 50-60% तक कैपेसिटर चैप्टर को आप बढ़िया से अंडरस्टैंड कर गए और आपके चेहरे ऐसा बताते हैं कि आप अंडरस्टैंड किए, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज बोलती है, ठीक है ना, आपने अंडरस्टैंड किया है और एक दो बार आप देख लेंगे तो सारे सवाल आपके लग जाएंगे, ठीक है ना। अब अगली बात आप ये देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पीरियड में हमारे पास करीब 20-25 मिनट का टाइम है और इस 20-25 मिनट के टाइम में ये तो मैंने रिकैप दे दिया 5 मिनट के अंदर क्या क्या आपने अब तक किया, ठीक है ना। अब आपको 20-25 मिनट में अगर 3 पॉइंट में वेल कम्युनिकेट कर लेता हूँ तो हमारा एवरेज मेंटेन हो जाएगा और शायद 3-4 पॉइंट बचे हैं और आपका ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। जो कैपेसिटर में हमको 10-12-15 पॉइंट पढ़ने काट दिए मोबाइल का टी पर, जितने 10-12-15 पॉइंट बचे हैं ये आपके जो है इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बाहर चले जाइए, अगर कोई इमरजेंसी फोन है तो बाहर चले जाइए घर से। तो अब देखिए नेक्स्ट चीज़ देखिए, इधर ध्यान दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, खूब गौर से देखिए। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो मैंने बताया था उसका कैपेसिटेंस होगा ε0 A/d फैरेड। मैंने बताया था अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस होगा ε0 A/d फैरेड, मैंने बताया था। तो मैंने बताया था इसको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। इसको मैं क्या करके दिखाऊंगा, प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। इस पर बेस अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप फट से न्यूमेरिकल को हैंडल कर लीजिएगा, क्योंकि एरिया दिया होगा आपको प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दिया होगा। ε0 एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको पता है, आप पुट करेंगे और आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। ऑडिबल हो रहा है ये, ठीक है, आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जो है इस पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये होगा किस प्रकार से प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए मैं आपको बताऊँ, गॉस लॉ चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कोई अगर प्लेट है और उसके ऊपर क्यू चार्ज है तो उससे कुछ दूरी पर, अगर इनफाइनाइट लेंथ की प्लेट है उस पर क्यू चार्ज है तो उससे कुछ दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सिग्मा/2 ε0 होगी, जहाँ सिग्मा उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है ना, ये बताया था। तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए ये बात सही थी, लेकिन कैपेसिटर में क्या है, बहुत कम गैपिंग है, बहुत छोटी प्लेट है। तो एकदम मैंने कहा था अगर फाइनाइट लेंथ की भी प्लेट है तो सेंटर के आसपास इंटेंसिटी यही होगी, ये बात मैंने उस समय बताई थी आपको। तो इस प्लेट की वजह से मान लीजिए इसके ऊपर क्यू चार्ज है +q, कैपेसिटर में दूसरे प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज होगा -q, ये बात क्लियर है। तो अब यहाँ से यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से फील्ड होगी σ/2 ε0 इधर और इसकी वजह से होगी σ/2 ε0 इधर। तो बीच में क्या फील्ड होगी, σ/2
एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, चार्ज बाई एरिया, यही ना सिग्मा होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, यही तो सिग्मा होगा। सिग्मा बाई ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा कुछ और नहीं बल्कि चार्ज पर यूनिट एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो क्या होती है, वी बाई डी, ई बराबर माइनस डी बी बाई डी, अगर मैं लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वी बाई डी। और समझ आ गए, इसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। दिस इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक की बात किसी को प्रूव कर रही है, यहाँ तक की बात एकदम स्पष्ट है, दिमाग में एकदम साफ है कि हम कैसे प्रूव करेंगे, है? अब अगली बात देखिए, इसका कैपेसिटेंस निकालना हमारा उद्देश्य है। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज बाई वोल्टेज। क्या होता है, चार्ज बाई वोल्टेज। चार्ज बाई वोल्टेज की वैल्यू हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में निकाली है, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी आ जाएगी क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और क्यू कट जाएगा। और इस तरीके से आप देख लेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फैरेड, और यही मैंने आपसे बोला था, यही होगा। बात समझ में आ गई, बोला था ना, हेंस प्रूफ। तो अगर प्रूफ करने को आए तो आप ये सब बातें जो मैंने मौखिक कही हैं उसको आप ब्रैकेट में लिखिएगा, ये नहीं कि आप ऐसे ही प्रूफ कर दीजिएगा, ठीक है ना। जो बात मैं मौखिक बोल रहा हूँ उसको ब्रैकेट में आप लिखेंगे। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द प्लेट इज दिस, है ना। और फिर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ई बराबर वी बाई डी, सारे तर्क आप देंगे, ये सारे तर्क दे के अंत में आप प्रूव करेंगे। यहाँ तक की बात से हर आदमी सहमत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कैपेसिटेंस तब था जब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर था, ये तो कैपेसिटेंस तब था जब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर था। लेकिन हमेशा पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर नहीं रहेगा, अगर उसके बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो कंडक्ट करता है लेकिन वो कंडक्टर नहीं होता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट को केवल कंडक्ट करता है, उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक या आपका क्या कहते हैं, कंडक्टर इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक या एक तरह का इंसुलेटर है आपका डाइलेक्ट्रिक। बात समझ में आ गई। जैसे आपका माइका हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ये सब डाइलेक्ट्रिक है। इनका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इनका क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, यहाँ तक की बात हमने नोट कर ली, ये बात एकदम साफ हो गई, यहाँ भी इधर भी विजिबल है। तो चलिए अब मैं इस पार्ट में आपको ये बताने जा रहा हूँ, गौर से देखिए, यहाँ तक की बात आपको नोट कर लीजिए, छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये तो वो केस था जब डाइलेक्ट्रिक के दोनों, जब कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच एयर या वैक्यूम था। लेकिन अगर उसके बीच कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक हम रख दें तब उसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। कैपेसिटेंस मतलब चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, है ना। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जैसे मान लीजिए शीशा हो गया, क्या कहते हैं कार्डबोर्ड हो गया, इस माइका हो गया, इस तरह की कोई बात अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीचों बीच रख दें, यानी उसके बीचों बीच एयर या वैक्यूम ना हो, तब उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं ये बताने जा रहा हूँ। बात समझ में आ गई, क्या बताने जा रहा हूँ, एकदम क्लियर है। तो इस बात को मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, इस बात का बस मैं आपको फॉर्मूला दे दे रहा हूँ। चुपचाप जब क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा और थोड़ा आप आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। कुछ वो नहीं करेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो अब आप देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए, आपको पैटर्न 4 ऑप्शन पैटर्न आ गया तो सवाल नहीं उठता, ठीक है ना। और इस बार तो आप ये जानिए कि हर बात से आसानी पेपर है, लेकिन आप वो मान के मत चलिए, आप अपनी तैयारी पूरी बुलंद रखिए, क्योंकि चाहे आपको कंपटीशन देना हो चाहे ना देना हो, आपको लड़ाई के लिए, हाँ, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहिए। क्या बात कहिए, हमेशा अपनी तैयारी पूरी रखिए, चाहे लड़ाई हल्की हो चाहे लड़ाई भारी हो, ठीक है ना। अपने आप को प्रिपेयर रखिए, ठीक है ना। कोई भी पोर्शन हमें छोड़ना नहीं है, ठीक। तो अब आप देखिए, नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो मजे से देखिए। अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच हमने कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया, रख दिया और पूरे पार्ट में इस डाइलेक्ट्रिक को भर दिया, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया और पूरे पार्ट में इस डाइलेक्ट्रिक को हमने भर दिया, ऐसे करके बनाएंगे, बढ़िया से ऐसे करके बनाएंगे,
कोई ना कोई डायरेक्ट्रिक रख दिया, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, ठीक है ना, फिगर बढ़िया से बना लीजिएगा, जैसे बीच में बनाए हैं वैसे मत बनाइएगा, ठीक है ना। तो उस तब इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। यहाँ ये क्या है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डायरेक्ट्रिक। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डायरेक्ट्रिक आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, बोले गिवन अ डायरेक्ट्रिक ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर 1 2 3 जो भी दिया हो, kept between the plates of a parallel plate capacitor such that it fills the entire space। अगर पूरे स्पेस को फिल करेगी तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है ना। लेकिन ऐसे भी केस हो सकते हैं कि पूरे स्पेस को फिल ना करें, पार्ट स्पेस को फिल करें। ऐसा भी हो सकता है कि कई डायलेक्ट्रिक लगा दें बीच के स्पेस में, तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या होगा ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पहले एयर कैपेसिटर मैंने बताया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मान लीजिए एक डायलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है न्यूमेरिकल में दिया होगा, और थ्रू आउट द प्लेट स्पेस भर दिया, पूरी स्पेस में भर दिया, तो तब के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फैराड आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पतली पतली स्ट्रिप्स कई डायलेक्ट्रिक की लगा दी, ठीक है ना। मान लीजिए कई स्ट्रिप्स लगा दिया, या कई स्ट्रिप्स लगा के पूरा भर दिया, या कुछ स्ट्रिप्स लगा के यहाँ तक भरा बाकी स्पेस खाली छोड़ दिया। ऐसे केस में कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका फॉर्मूला मैं आपको दे दे रहा हूँ। जैसा भी कंडीशन आपके न्यूमेरिकल में आएगा चुपचाप पुट करके आप आंसर निकाल लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो आप कैपेसिटेंस ऐसे केस में क्या होगा, देखिए मैं आपको जनरल फॉर्मूला दे रहा हूँ। कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी माइनस टी। मान लीजिए कि टी मोटाई का हमने डायरेक्ट्रिक भरा, मान लीजिए वो डायरेक्ट्रिक बीच में भरा वो टी मोटाई का है। फिगर से आपको यहाँ इस पार्ट में समझा रहा हूँ, यहाँ तक का विजुअल है, इस पार्ट में आपको समझा रहा हूँ कि आप गौर से देखिए। अगर मान लीजिए आपने टी मोटाई का डायरेक्ट्रिक भर दिया, अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस डी है, अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस डी है और टी मोटाई का कोई डायरेक्ट्रिक भर दिया, और इस डायरेक्ट्रिक का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मैं ये केस बता रहा हूँ, कोई भी केस आए हर केस के अनुसार आप अपनी तैयारी रखिए, ठीक है। अगर कोई पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, प्लेट्स के बीच का लेंथ डी है और कोई डायरेक्ट्रिक जिसकी मोटाई टी है, उसको हमने रख दिया और उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई ए प्लस टी बाई। और समझ में आ गई, समझ में आ गई, समझ में आ गई। बस फॉर्मूला रट लीजिए और जैसे दिया रहेगा फटाफट मार दीजिएगा, ठीक है ना। अगली बात देखिए कि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, ऐसा केस है, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, ऐसा केस है, और से देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी मान लीजिए डी है, मान लीजिए टी दूरी है, अच्छे से देखिए, और इसमें टी1 मोटाई का एक डायरेक्ट्रिक भर दिया, ऊपर वाला इरेज करके, अच्छा ऊपर वाला इरेज कर दें, ये वाला सभी कर लिया है। अच्छा अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसमें हमने एक नहीं कई डायरेक्ट्रिक पढ़ा, एक नहीं कई डायरेक्ट्रिक पढ़ा। मान लीजिए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की दूरी दी है, क्या समझ आ रही, प्लेट्स के बीच की दूरी दी है। पहला डायरेक्ट्रिक भरा तो टी1 मोटाई का, तो कितनी मोटाई का है, और इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट टी1 है, और दूसरा डायरेक्ट्रिक भरा तो टी2 मोटाई का है, तो कितनी मोटाई का है, टी2 मोटाई का, और इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट टी2 है, ठीक है। मान लीजिए हमने ऐसा भरा और सो अप टू मान लीजिए हमने एन डायरेक्ट्रिक भरा, ठीक है। तो इस तरीके से जो कैपेसिटेंस हमारा आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए। इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड कर लीजिए, इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी1 माइनस टी2 सो अप टू टीएन, जितना भी हो, जितना भी मैंने तुम्हें दिया हो, 2 दिया हो तो 2, 3 दिया हो तो 3, जितना दिया हो, और प्लस टी1 बाई के1 प्लस टी2 बाई के2 प्लस सो अप टू टीएन बाई टीएन। और समझ में आ गई। इस तरीके से आपको इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जिसमें इस तरह से डायरेक्ट्रिक भरा है आपको कैपेसिटेंस निकलेगा। और समझ में, इसी फॉर्मूले को हमने एक्सटेंड कर दिया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी1 माइनस टी2 माइनस टी प्लस टी1 बाई टी1 प्लस टी2 बाई टी2 प्लस टीएन बाई टी। बस समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से मैंने आपको पहला पॉइंट बहुत अच्छे से समझा दिया। पहला पॉइंट थोड़ा लंबा भी था, ठीक है ना। वो ये था कि एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई।
और उस कैपेसिटेंस को प्रूफ करके भी दिखा दिया। और साथ में अगर उसके बीच डाइलेक्ट्रिक भरा है, चाहे कैसे भी डाइलेक्ट्रिक भरा है, हर केस में उसका कैपेसिटेंस कैसे वेरी करेगा ये फॉर्मूला भी दे दिया, ये बात भी सिखा दी। इतनी बात आपको एकदम स्पष्ट है, एकदम बढ़िया से स्पष्ट है, एकदम आपको आ रहा है। तो बस जानिए, ज़्यादा बात नहीं है, 3 बात भी बढ़िया समझिए, लेकिन जो समझिए एकदम साफ समझिए। और जितनी बात आप सुनिए उतनी ही बात आप वीडियो से दोबारा देखिए। कितना टाइम लगता है यार, 20 से 25 मिनट यहाँ पे आपको करना, 20 से 25 मिनट सोने के पहले आपने कान में लगा के चुपचाप धीरे से मन शांत करके सुनिए, एक एक बात को सुनिए, इतना ही पढ़िए और सवाल कहीं से लगाइए। और अगर आपके सवाल नहीं लगते हैं तो बोलिए कि भाई अपनी बात नहीं बताइए, तो मैं अपनी गलती मानूँ कि भाई मेरी बात में वो बात नहीं है। मेरे पास वीडियो का भी रिकॉर्ड है, ये सारी बात मैंने कही है कि नहीं कही है। अगर वीडियो नहीं बनाते तो रिकॉर्ड नहीं रहता, ठीक है ना। उन्हीं बातों से सारे सवाल लगेंगे, बात समझ में आई। और चूंकि आप लोग इस समय इंटर में हैं और इस बार क्या किया है कि सेकेंड ईयर में है, और इस बार क्या किया, सेमेस्टर पैटर्न लगा दिया है, जल्दी ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि पहले आप कोशिश करिए कि बोर्ड के पास 10 ईयर्स लगाइए, ठीक है ना। और जिनका बोर्ड के पास टेक्निक का पैटर्न चेंज कर दिया है, CBSE ICSE वालों का मल्टीपल चॉइस आ गया है, तो उसके मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो उन मॉडल्स को लाइए, उन मॉडल से क्वेश्चन कम से कम 50-60 क्वेश्चन हर चैप्टर के, हम तो कहेंगे 100, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप में अगर क्षमता है तो दुनिया में कहीं से लगाइए। पहले बोर्ड तो सुरक्षित हो, बात मेरी समझ में आ रही है। तो ये मेरे कहने का मतलब है। अब मैं आपको नेक्स्ट बात बताने जा रहा हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इम्पॉर्टेंट बात है, खूब ध्यान से देखिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये 2 बात मैं बता के आज का क्लास क्लोज कर दूंगा, और करीब 10 मिनट है, हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए, खूब मजे से देखिए। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर बता रहा हूँ, एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। अगर कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और V वोल्टेज पे वो चार्ज किया गया, अगर कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और V वोल्टेज पे वो चार्ज किया गया, और फुल चार्जिंग के बाद अगर उसके अंदर Q चार्ज है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये बात मैं बताने जा रहा हूँ। अगर कोई कैपेसिटर है जिसमें फुल चार्जिंग के बाद Q चार्ज है, ठीक है ना, और फुल चार्जिंग के बाद का जो पोटेंशियल है वो V है, और क्या कहते हैं, और अगर उसका कैपेसिटेंस C है, उस कैपेसिटर का, हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिफरेंट होगा। अगर कैपेसिटेंस C है तो टोटल एनर्जी उसके अंदर कितनी स्टोर होगी, ये मैं बताने जा रहा हूँ। चाहिए तो आप लोग केवल फार्मूला ही देख लीजिए, ज़्यादातर लोग केवल फार्मूला ही देख लीजिए। फार्मूला बेस्ड आपका छोटा मोटा न्यूमेरिकल देगा, फटाफट लेकर मार दीजिएगा, ठीक है ना। और यूपी बोर्ड वालों के लिए एक बार मैं प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूँ। रियरली कभी प्रूफ भी पूछ लेता है, वैसे बहुत कम पूछता है, ठीक है ना, लेकिन 2 मिनट लगता है तो दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, खूब अच्छे से देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए। अगर कोई कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस C है और V वोल्ट पे चार्ज किया गया, तो एनर्जी स्टोर होगी 12CV², ठीक है ना, 12CV²। बात समझ में आ गई। इसके अन्य रूपों में भी इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर CV। तो इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं 12Q²/C, इस रूप में भी लिख सकते हैं। कोई दो राय है, इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। और उसके बाद क्या कैसे लिख सकते हैं, 12Q, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो Q बराबर CV होता है। अगर इससे आप मैनिपुलेट करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के ये 3 फॉर्मूले आ जाएंगे, 12CV², 12Q²/C और 12Q, ठीक है। इनमें से आप न्यूमेरिकल में देख लेंगे क्या क्या बातें दी हैं, और उस हिसाब से आपको एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। पहले सही करिए। अगर Q और V दिया है तो 12QV से निकाल लेंगे, अगर C और V दिया है तो 12CV² से निकाल लेंगे। आप एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकाल लेंगे, ठीक है ना। कोई भी कैपेसिटर जब चार्ज किया जाता है, मैं आपको अब ये बता रहा हूँ, सुनिए, अब ये बताने जा रहा हूँ कि एनर्जी कैपेसिटर में जो स्टोर होती है वो कहाँ से आती है। जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है, एनर्जी का मतलब क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। एनर्जी का मतलब क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता। या ऐसे भी कुछ अच्छी किताबों में डिफाइन होता है, पोटेंशियलिटी ऑफ अ सिस्टम टू परफॉर्म वर्क। पोटेंशियलिटी मतलब फ्यूचर पोटेंशियलिटी, फ्यूचर पोटेंशियलिटी मतलब कि भविष्य की प्रत्याशा की, भविष्य में कितना वर्क वो परफॉर्म करेगा अगर ये एनर्जी लिबरेट होगी तो, ठीक है ना। इस तरह से भी परिभाषित किया जाता है।
तो ये एनर्जी कैपेसिटर में या काम कार्य करने की क्षमता कैपेसिटर में या एबिलिटी टू डू वर्क कैपेसिटर में आती कहाँ से है, मैं ये बता रहा हूँ। ये वो एनर्जी होती है जो बैटरी इसके ऊपर वर्क करती है। जब बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करती है तो जितना कार्य करती है वही कार्य उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। अरे कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो बैटरी ना चार्ज करेंगे, तो बैटरी जितना कार्य करेगी वही उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो हम कार्य को अगर निकाल दें तो एनर्जी निकल जाएगी। अगर हम कार्य को निकाल दें तो बैटरी कितना कार्य कर रही है कैपेसिटर को चार्ज करने में, तो हमें एनर्जी निकल जाएगी। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, जब भी कोई बैटरी किसी कैपेसिटर को चार्ज करती है तो आधी एनर्जी तो चार्जिंग में, अगर मान लीजिए कि एक्स जूल चार्ज आया कैपेसिटर, बैटरी कैपेसिटर नहीं है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना। सर वो भी चार्ज स्टोर करता है। नहीं, बैटरी से जब चार्ज सप्लाई करता है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और जब कैपेसिटर चार्ज सप्लाई करेगा तो उसका पोटेंशियल वेरी करेगा, ठीक है ना। बैटरी और कैपेसिटर में फ़र्क है, ठीक है ना। दोनों चार्ज देते हैं, लेकिन जब बैटरी किसी सर्किट में चार्ज देती है तो कांस्टेंट पोटेंशियल पे देती है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो अब मेरी बात, दूसरी बात ये देखिए, आप बहुत अच्छे से समझिए, गौर से देखिए। मैं आपको केवल वर्क डन बाय द बैटरी निकाल के दिखा दूं, और वर्क डन अगर दिखा दूँ, मत करिए, अगर वर्क डन निकालूंगा तो यही क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बात समझ में आई। एक बात का आप ध्यान दीजिए कि जो भी वर्क बैटरी करती है कैपेसिटर को चार्ज करने में, उस वर्क का आधा वेस्ट हो जाता है और केवल आधा ही एनर्जी के रूप में कैपेसिटर में रहता है। बात समझ में आई। आधी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है ना, आधी एनर्जी वेस्ट हो जाती है आपकी, हीट लाइट साउंड जिस रूप में भी जाए, लेकिन आधी वेस्ट हो जाती है। अगर 2Q एनर्जी देता है बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करने में, तो केवल Q ही इसकी चार्जिंग में लगती है और Q वेस्ट हो जाती है, मेरे कहने का मतलब ये। तो अब Q की वैल्यू इतनी होगी, ये मैं कैसे प्रूफ करके दिखाऊँ, ये मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये प्रूफ कहीं आया हुआ है कि नहीं, यूपी बोर्ड में आ सकता है, इतना ही, ठीक है ना, लेकिन फिर भी देख लीजिए। तो अब आप देखिए, मान लीजिए किसी स्टैंड पे कैपेसिटर का वोल्टेज भी है, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे कैपेसिटर का वोल्टेज भी है। बात समझ में आई। किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए कैपेसिटर का वोल्टेज भी है, ठीक है, और इस इंस्टेंट पे अगर उसको DQ चार्ज दिया गया, मान लीजिए, देखिए ऐसा है, बैटरी जब चार्ज देगी कैपेसिटर को चार्जिंग में, तो DQ करके देगी ना, इकट्ठे बार नहीं ना खांची बार उठा के देगी, दिला एक बार क्यों चार्ज दे दिया, DQ चार्ज करके देगी। मेरी बात समझ में आ रही है। और कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो फुल चार्ज होने के पहले उसका पोटेंशियल भी वेरी करेगा, पोटेंशियल धीरे धीरे वेरी करेगा। तो वर्क डन टोटल निकालना हमारा उद्देश्य है, वर्क डन टोटल निकालना हमारा उद्देश्य है। तो मान लीजिए किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैपेसिटर का पोटेंशियल V है, तो बात समझिए, ये पोटेंशियल वेरी कर रहा है, ठीक है ना। और उस समय अगर उसके ऊपर DQ चार्ज दिया गया तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, VD, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, VD। यहाँ तक की बात किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा उद्देश्य क्या है, कुल वर्क डन निकालना। जो वर्क डन होगा वही उसके अंदर एनर्जी होगी। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम, जितना वर्क करेगा उतना ही उसके अंदर एनर्जी होगी। बात समझ में आ गई। तो टोटल वर्क अगर हमको निकालना है तो टोटल वर्क होगा इंटीग्रेशन ऑफ VW, और ये होगा V इंटीग्रेशन ऑफ DQ, ठीक है ना, V इंटीग्रेशन ऑफ DQ। और इंटीग्रेशन ऑफ DQ क्या होगा, V इंटू, ये टोटल वर्क होगा। और इसका हाफ उसके अंदर स्टोर होगा तो हाफ Q, हाफ इसका इसके अंदर स्टोर होगा तो हाफ Q। बात समझ में आ गई। हाफ उसका स्टोर होगा तो हाफ Q होगा। इतनी बात समझ के सब लोग, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है, बोलो यार, एकदम स्पष्ट है चीजें। और जो 19-20 है वो कर दीजिए, फिर से कर दीजिएगा। फिर से मैं एक बार देखूँ, वर्डन क्या है, ये क्या है, VDQ क्या हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन। वर्डन बराबर क्या होगा, पोटेंशियल अपॉन वर्डन क्या होगा, पोटेंशियल अपॉन चार्ज। वर्डन क्या होता है, पोटेंशियल क्या होगा, वर्डन अपॉन चार्ज। तो वर्डन स्मॉल अमाउंट क्या होगा, पोटेंशियल इनटू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। और टोटल वर्डन क्या होगा, टोटल वर्डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसका हाफ उसमें हो जाएगा तो हाफ। बहुत समझ में आ गई।
एक बात और थी, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है ना, ये आपका ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज आपको मैं बताने आ रहा हूँ सर, रीड। हाँ क्या टाइम हो गया, ठीक है, हाँ तो कट कर दीजिए।